ठीक है, आज हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट चालू करेंगे। जावास्क्रिप्ट के ये चार्ट्स की लाइब्रेरी है। चार्ट्स की लाइब्रेरी जब भी तुम लोगों को यूज करना है, अपने पेज पे चार्ट बनाना है, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, रेडार, पाई, ये सब प्लॉटली बोलकर बहुत फेमस लाइब्रेरी है, उससे होता है। फिर चार्ट डॉट जेएस भी लाइब्रेरी है, उससे भी कर सकते हो। गूगल चार्ट से भी कर सकते हैं। एक्चुअली D3.js बोल के था, जो सबसे पहले आई थी, उसी का यूज करके ये लोग ने ये प्लॉटली चार्ट वगैरह एडवांस एडवांस जावास्क्रिप्ट बनाया। हाँ तरो। आ रहा है क्या अभी? है। मैं चार्ट्स की बात कर रहा था। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह में चार्ट्स जो है, कैसे तुम अपने एप्लीकेशन में चार्ट्स वगैरह को ला सकते हैं। तो कहाँ गया वो चार्ट?
हम्म तो ग्राफिक्स में तुम लोगों को मेजरली प्लॉटली बहुत यूज करते हैं। पहले तो फ्री है, प्लस इसमें बहुत अच्छी तरीके से कोड लिखा जा सकता है। तो अगर अभी जैसा कि बूटस्ट्रैप था, बराबर, बूटस्ट्रैप में हमने बोला था कि जितना कम कोड लिख सकते हैं उतना, मतलब क्लासेस हमको पहले से मिल गई थी, बराबर। बूटस्ट्रैप हमने यूज किया था। पहले अपन ने HTML CSS पढ़ा। CSS हम लोग ने खुद से लिखा, बहुत सारे CSS खुद से लिखा। लेकिन जब बूटस्ट्रैप हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाला, तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो किसी और ने पहले से अपने वास्ते क्लासेस वगैरह बना के रखे। हम लोग ने डायरेक्ट गए उसके वेबसाइट पे, अकॉर्डियन बना दिया, अपन ने हर चीज बना दिया जो भी लग रहा है। मतलब अभी हम लोगों को पूरा CSS खुद से लिखना पड़ रहा क्या? नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के ने बहुत सारे CSS अपने को दे दिया ऑलरेडी बना के। जैसा कि उसने रो क्लास दे दी, कॉल क्लास दे दी, ऑटोमेटिकली 3 कॉलम बन जा रहे, रो क्लास दे दी, ऑटोमेटिकली एक रो बन जा रहा। तो इस तरीके से उसने उसको रिस्पॉन्सिवनेस के साथ बहुत सारी फैसिलिटी दे दी थी बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप ने। वैसी ही अगर तुमको तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई चार्ट डालना है या पाई चार्ट डालना है, तो अपने को थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ता है। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अभी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन सी है? प्लॉटली बोलकर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो इसमें ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कोड है। ऐसे तुम लोगों को बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या किया, उसने एक डिव लिया, उसको आईडी दिया माई प्लॉट, उसको थोड़ा सा स्टाइल दिया, उसकी विड्थ 100% ली, मैक्स विड्थ दी, और ये एक एक्स एक्सिस का एरे लिया और एक वाई एक्सिस का एरे लिया। 50 को करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 है, 60 को करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 है। तो जितने इधर वैल्यूज है उतने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इसके अंदर है। और इसने क्या किया, एक डेटा बोल के एक एरे लिया। ये डेटा में एक्स, एक डेटा में एक एरे लिया। पहला एरे एक्स को, एक्स का एक एक्स एक्स एरे दे दिया, वाई को वाई एरे दे दिया, और इसका मोड बोला मार्कर है। और इसमें लेआउट में एक्स एक्सिस की रेंज बता दी कि एक्स एक्सिस जो है 40 से लेके 160 तक की रेंज है स्क्वायर मीटर में, और वाई एक्सिस की रेंज जो है वो 5 से 16 मिलियन प्राइस के अंदर है। इसका टोटल हाउस प्राइजेस वर्सेस साइज, मतलब 40 मीटर का साइज रहा तो कितने मिलियन रुपीस का वो प्लॉट रहेगा, ऐसा एक प्लॉट डाला। और फिर बाद में हमने प्लॉटली बोला। प्लॉटली बोले तो क्यों प्लॉटली बोला, क्योंकि हमने ये प्लॉटली का लाइब्रेरी इंक्लूड किया, तो वो लाइब्रेरी के अंदर प्लॉटली बोलकर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसके अंदर डॉट न्यू प्लॉट बोल के फंक्शन अब ऑलरेडी उसी के अंदर है, वो यूज किया। और उसको अपन ने माई प्लॉट बोल के ये डिव का आईडी दिया। और इसको ये डेटा लगता है
तो ये जो माई प्लॉट है, ये माई प्लॉट को कौन से div में मेरे को प्लॉट करने का है, उसको डेटा लगता है, और डेटा इसी फॉर्मेट में लगता है। डेटा एक एरे ऑफ रहता है, उसमें एक्स वाई और मोड, ये तीन उसको ऐसी ही बना के देना पड़ता है, और लेआउट में उसको कैसा लेआउट करना है वो देना पड़ता है। और अगर मैं इसको ओपन विथ अपने सर्वर पे ओपन करूं, तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे को उन्होंने ये 6 से 16 तक ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में ये दे दिया। स्क्वायर मीटर, यहाँ ये स्क्वायर मीटर कहाँ से आया, मैंने क्या बोला यहाँ पे, वाई एक्सिस के अंदर रेंज, और उसका वाई एक्सिस का जो टाइटल है वो मैंने बोला कि स्क्वायर मीटर रखो, और एक्स एक्स एक्सिस का टाइटल मैंने बोला स्क्वायर मीटर रखो, वाई एक्सिस का टाइटल मैंने बोला प्राइस इन मिलियंस रखो। तो और इस तरीके से हम लोग प्लॉटली के डॉक्यूमेंटेशन, और मैंने पहले भी बोला था, कोई भी लाइब्रेरी को अगर यूज करना है तो तुम लोग उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। अब अपने को, अपन ने ये स्कैटर प्लॉट दिया है बनाए, अगर अपने को लाइन चार्ट बनाना है, तो वो देखो इन्होंने क्या करा, एक पहले दो दो बार दो लाइन है ना यहाँ पे, तो एक डेटा लिया उन्होंने, और अभी अपन ने यहाँ पे लाइन चार्ट बना दिया इसकी जगह। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी, हम लोग जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमको कुछ करना नहीं पड़ा, हमको खाली ये 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा। इसमें हमने एक ट्रेस, उसका टाइप स्कैटर, दूसरा ट्रेस उसका टाइप स्कैटर, ये डेटा को हम लोग एरे ऑफ जेसन बोला था मैंने, तो एरे में पहला 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 ऑब्जेक्ट ये एक्स और वाई और टाइप, दूसरा ऑब्जेक्ट एक्स और वाई और टाइप, और माई डिव को बाइंड कर दिया मैंने। तो मैंने एक डिव लिया, उसको आईडी दिया, उसका आईडी क्या लिखा अपन ने, माई डिव लिया, और हम लोग को बस ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये स्क्रिप्ट टैग मैंने हेड के अंदर डाल दिया। तो ये प्लॉटली के सीडीएन के थ्रू प्लॉटली के पास जाएगा, प्लॉटली से पूरे फंक्शन मेथड्स वगैरह जो लगते हैं वो लेकर आएगा। और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 लाइन का और पूरे फीचर्स है इसके अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लेने का है तो डाउनलोड इमेज कर सकते हैं, इसको जूम करके देखने का तो जूम करके देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे, जब अपन एनालिटिक्स वगैरह करेंगे या फिर, तो तुमको सब चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल रही है। ये कौन ड्रॉ करके दे रहा तुम लोगों को, प्लॉटली। तो प्लॉटली के अंदर से तुम, ग्राफिंग लाइब्रेरी है ये, इससे तुम कोई भी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। और ये प्लॉटली बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अपन जावास्क्रिप्ट का उसका लाइब्रेरी देख रहे थे। इस तरीके से अगर तुमको बार चार्ट चाहिए तो बार चार्ट ड्रॉ कर लो। तो खाली डेटा चेंज होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या डेटा दे रहे हो तुम, वाई एक्सिस पे क्या डेटा दे रहे हो, और उसका टाइप क्या बोल रहे हो, उसका टाइप क्या है, कितने जिराफ्स है, कितने मंकीज है, कितने और यूटन्स है। अगर इसका डेटा बार चार्ट में प्लॉट करना है तो तुम लोग इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज को कमेंट कर सकता हूँ और ये डाल देता हूँ। तो अभी क्या बन जाएगा, अभी हमारा बार चार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लॉटली का यूज करके, तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो तुमको कम कोड लिखने कम कोड लिखना, तुमको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है, और तुम्हारा 80% काम जावास्क्रिप्ट में हो जाता है। समझ में आ रहा है?
हर चीज के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है, हर चीज के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है। तुम कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो, तुमको खुद को बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। तुम्हारा मेन काम जो रहता है वो सर्वर पे से डेटा लेके आना, और सर्वर पे से डेटा लेके कैसे आना है वो अपन देखेंगे। एपीआई कॉल कैसे बनाना है, लेकिन मे भी अपन रिएक्ट में देखेंगे वो। तो ये था कि कोई भी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, अभी जैसा कि रिएक्ट जेएस खुद एक क्या है, एक एक लाइब्रेरी है। वो तुम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, इट इज अ लाइब्रेरी, राइट। तो फेसबुक फेसबुक जो है, फेसबुक ने रिएक्ट बनाया। फेसबुक जो था वो पहले पीएचपी पे था, किस पे था, पीएचपी पे। अब उसने बोला कि मैं पीएचपी से डायरेक्टली, करोड़ों यूजर्स मेरे फेसबुक को यूज करते, उन्हें डायरेक्टली रिएक्ट पे माइग्रेट तो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे चीजें माइग्रेट करना चालू करा। तो उन्होंने क्या करा, तो इसकी रिएक्ट क्या है, एक लाइट वेट लाइब्रेरी है, ये कहीं पर भी बैठ जाती है, बहुत छोटी लाइब्रेरी है। और छोटी होने की वजह से उसने क्या किया, ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग डाला, लाइब्रेरी डाला, और सिर्फ जैसा कि उसने खाली नोटिफिकेशन का पैनल चेंज किया पहले, फिर बाद में मैसेजेस का पैनल चेंज किया, फिर बाद में ऊपर का हेडर चेंज किया। तो इसने थोड़े 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 से, तो कोड पीएचपी में भी था और जावास्क्रिप्ट में भी था, और थोड़े 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 से उसने क्या किया, कोड माइग्रेट किया। तो खैर, रिएक्ट में तो अभी तो फेसबुक, व्हाट्सएप, तुम्हारा इंस्टा, ये सभी के सभी रिएक्ट में बने हुए हैं। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट भी एक तरीके का एडवांस जावास्क्रिप्ट है। मतलब तुमको, मतलब एक लाइब्रेरी है, एक्चुअल में तो एक लाइब्रेरी है, कि अब यहाँ पर भी सब इनपुट बॉक्सेज बन रहे, आउटपुट ही हो रहा, ऐड बटन ही चाह रहा, बटन गिटन ये वो सब सेम है, खाली लिखने का तरीका अलग हो गया है, मोर स्ट्रक्चर्ड चीजें हो गई है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जिसका हेल्प करके हम लोग जिसका हेल्प लेके हम लोग और अच्छी तरीके से चीजें बना सकते हैं। क्योंकि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स है, जैसा कि आप कौन कौन से एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट के कॉम्पिटिटर कौन है, एंगुलर रिएक्ट का कॉम्पिटिटर है। एंगुलर रिएक्ट का कॉम्पिटिटर है बोले तो एंगुलर, जो कि गूगल ने बनाया हुआ है, उसमें भी फ्रंट एंड बनता। जो चीज जावास्क्रिप्ट में होती, वही सेम चीज रिएक्ट में भी हो सकती है, वही सेम चीज एंगुलर में भी हो सकती है, वही सेम चीज एम्बर में हो सकती है, वही चीज सेम चीज व्यू जेएस में हो सकती है, वही तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे लोगों को मजा नहीं आया जावास्क्रिप्ट में। इवन जावास्क्रिप्ट का लोगों ने जे क्वेरी बीच में यूज करना चालू किया। पहले जावास्क्रिप्ट चल रहा था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में टाइप का बहुत मसले थे, तुम कुछ भी लिख रहे हो, वैर भी लिख रहे हो, ये भी लिख रहे हो, तो लोगों को, डेवलपर को वो स्ट्रक्चर्ड नहीं लगा, लूजली टाइप लैंग्वेज थी वो। तो लोगों ने थोड़े और अच्छे अप्रोचेस लेना चालू करा, यूस्ट्रिक लाया, यूस्ट्रिक के बाद जे क्वेरी लाया, बहुत सालों तक जे क्वेरी चला मार्केट में। जे क्वेरी भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना हुआ है, थोड़ा सा एडवांस है वो। फिर jQuery आने के बाद फिर एंगुलर आया, फिर एंगुलर रिएक्ट, ये सब अभी अभी 2015 के बाद, 14 13 के बाद ये सब टेक्नोलॉजीज आई हुई है। तो इसमें तुमने 4 साल 3 साल के ऊपर, इसमें तुम बोलोगे मैंने रिएक्ट में 10 साल से काम किया, मतलब तुम 2013 से काम कर रहे हो या 2012 से काम कर रहे हो, 2012 में तो रिएक्ट आया ही नहीं था, कैसे काम कर रहे थे। खैर, तो इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते हो, रिएक्ट में एक्सपीरियंस बोलना है तो 3 साल 2 साल 4 साल, बाकी तुम ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस भले ही 12 साल का होगा, लेकिन 12 साल तुमने रिएक्ट में काम नहीं करे। 12 साल में से तुम लोगों ने, मतलब 3 4 साल ऐसा बोल सकते हो कि रिएक्ट में काम करे। ये ट्राई करना है तो सब लोग ये ट्राई करो,
प्लॉटली वगैरह इंक्लूड करके ये लाइन चार्ट बनाओ। लाइन चार्ट बनाया मैंने, अभी देखो ये बार चार्ट बनाया मैंने, ये बार चार्ट। तो इस तरीके से 2 से 3 चार्ट भी अपन अभी अपन 2 चार्ट, एक तो अपना ऊपर वाला चार्ट और 2 चार्ट हम लोग तो खाली क्या करना पड़ेगा, डिव अलग अलग लेना पड़ेगा। ऊपर एक डिव, नीचे एक डिव। ऊपर का मैं बोलता हूँ लाइन चार्ट डिव, और नीचे का बोलता हूँ मैं बार चार्ट डिव। लाइन चार्ट डिव बोले तो मैं अभी ये इसको हम लोग ऊपर वाले को लाइन चार्ट डिव दे देंगे और नीचे वाले को प्लॉट के अंदर बार चार्ट डिव दे देंगे। अब देखेंगे तो डेटा डेटा सेम हो गया डेटा। तो यहाँ पर बार चार्ट नहीं, लाइन चार्ट डेटा है, लाइन चार्ट डेटा, लाइन चार्ट डेटा लाइन चार्ट को देने हैं, और अभी के लिए इसको डेटा ही रखते हैं। तो ऊपर लाइन चार्ट आ गया, नीचे बार चार्ट आ गया। इसको स्टाइलिंग करके इसका साइज वगैरह कम भी कर सकते हैं। जैसा कि ये डिव को अपन क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं, आजू बाजू ला सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी डाल सकते हैं इसके साथ तुम। तो 3-4 चीजें तुम लोग कंबाइन करके, 3-4 चीजें तुम लोग कंबाइन करके भी डाल सकते हो। इसको मैं विथ 50% दे रहा हूँ, इसकी भी मैं विथ 50% दे रहा हूँ। 50% ऊपर क्यों नहीं आया उन्हें? अच्छा डिव है इसीलिए बाजू में गया। बूटस्ट्रैप डालकर भी अपन उसके अंदर डाल सकते हैं। डिस्प्ले क्या लेते हैं अपन? डिस्प्ले कोलन क्या लेते हैं? इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या था वो? नहीं, आजू बाजू क्यों नहीं आ रहा है? और आजू बाजू लाने के लिए क्या कर रहे थे अपन ने? डिस्प्ले फ्लिप करेंगे। हाँ बोलो उधर। सर वो आईडी का स्पेलिंग रॉन्ग है सर, हाँ इनलाइन ब्लॉक्स पे आ जाएगा। एक मिनट रुक। वो लाइन चार्ट का ऊपर आर नहीं है, क्या नहीं है? वो डिव को आईडी दिया है ना लाइन चार्ट, हाँ उसका स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ ठीक है ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, तो यहाँ पे भी चार्ट ही लिखा ना। नहीं ना, वो नीचे चार्ट आया है, ऊपर आरटी नहीं है। जी नीचे भी तो चार्ट ही लिखा मैंने, कॉपी पेस्ट करने का, इसलिए ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट करने का। वैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। नहीं, वो वेर को देखो ना, ऊपर लाइन नंबर 27 को, उधर बराबर है। हाँ तो ये अलग है ना, ये तो डेटा है ना उसका। ये डेटा से, और ये आईडी जो है देखो यहाँ पे लगाना है न्यू प्लॉट के अंदर। और ये जो इनलाइन ब्लॉक से आना चाहिए। और ये जो डेटा है वो इधर है ना, स्पेलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। स्पेलिंग तो उसको ए लिख यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी फिर ए लिख, बस सेम रहना स्पेलिंग। ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है समझ गया मैं, लेकिन
कहाँ से कहाँ पर आईडी, कहाँ कौन सी किधर जा रही है, वो इम्पोर्टेंट है डालना तुमको। ओके। मैंने सही कॉपी पेस्ट करने का, जनरली आईडी जब भी लिखते हैं तो कॉपी पेस्ट करने का। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहाँ पे उसको प्लेस कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। करो ये करो स्टार्ट स्टार्ट, और उसको एक एक साथ लाइन में लाने का ट्राई करो, नहीं तो बूटस्ट्रैप डाल दो। बूटस्ट्रैप डाल सकते हैं अब। स्टाइलिंग तुम लोग बाद में करते बैठना, मेरे को भी अभी देखते बैठना पड़ेगा स्टाइल। तो बस इतना बताना चाह रहा था कि मैं कि स्टाइलिंग लग सकती है इसको। तुम्हारा टास्क है अभी कि ये जो अभी एक के नीचे एक आ रहा, इसको बाजू बाजू में लाना एज एन असाइनमेंट। ऊपर हेडिंग गिडिंग लिखना, नीचे हेडिंग लिखना, ऊपर हेडिंग लिखना। करो सब लोग अपने 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 सिस्टम पे करो ये।
कर दिया क्या सबने? हो गया क्या?
एक बार ये ये ट्यूटोरियल गो थ्रू करो। ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर।
जावास्क्रिप्ट में शेड्यूलिंग करने का ये मेजर एक कॉन्सेप्ट है। दो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। ये भी एक तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, तो अगर तुम लोगों को कुछ शेड्यूलिंग करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अरे नहीं, उस पे हाथ भी नहीं रखा था थोड़ी देर। अगर तुम लोगों को शेड्यूलिंग करना है जावास्क्रिप्ट में तो दो तरीके हैं। मतलब तुम बोल रहे हो कि मेरे को मेरा जो कोड है ये अभी नहीं रन करना है, 1 सेकेंड के बाद रन करना है, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे 50 सेकेंड के बाद करना है, या मुझे मुझे 4 सेकेंड के बाद या 2 मिली सेकेंड के बाद या 10 मिली सेकेंड या 100 मिली सेकेंड के बाद मेरा मेरा कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो यूजर ने एक बटन क्लिक करने के बाद 5 सेकेंड रुकने के बाद मेरे को कुछ एक्शन लेना है, ऐसा कुछ करना है तुमको। तो उस सिनेरियो में जहां पे तुम लोगों को शेड्यूलिंग यूज करना पड़ता है, वहां पर तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट के ये दो फंक्शन है, दो 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 फंक्शन है। एक सेट टाइम आउट है, क्या है, और एक क्या है, सेट इंटरवल है। So set timeout allows us to run a functions once after a interval of time. Set timeout क्या करता? हाँ, कितनी बार रन करता? वंस, एक ही बार रन करता। मतलब 5 सेकेंड के बाद एक फंक्शन को कॉल करता या रन करता। allows us to run a function after once after the interval of time, मतलब एक टाइम होने के बाद हम लोग सेट टाइम आउट से क्या करते हैं, जैसी जो टाइम खत्म होता है वैसे ही हम लोग उसको खत्म करते हैं। और सेट इंटरवल्स अलाउज अस टू रन अ फंक्शन रिपीटेडली starting after the interval of time, then repeating continuously at that interval। मतलब हर 5-5 सेकेंड को रन होगा, हर 5-5 सेकेंड को रन होगा, राइट। सेट टाइम आउट क्या करेंगे, एक ही बार रन होता है कोई टाइम खत्म होने के बाद। मतलब 1 सेकेंड के बाद या 10 सेकेंड के बाद या 5 सेकेंड के बाद मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन रन करो तो वो करेगा। समझ में आ रहा है? सेट टाइम आउट कितनी बार रन होगा, एक बार। और सेट इंटरवल रिपीट रिपीट रन होगा।
ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बटन लेते हैं अपन, इसको बोलते हैं रन आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, और एक और लेते हैं हम, एक और बटन लेते हैं, रन डिस्प्ले टेक्स्ट आफ्टर 5 सेकेंड बोला मैंने। ठीक है, और ये बटन को नाम देते हैं डिस्प्ले टेक्स्ट एवरी 5 सेकेंड, एवरी 2 सेकेंड करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, मैंने अभी क्या किया, दो बटन बनाया, डिस्प्ले टेक्स्ट आफ्टर 5 सेकेंड और डिस्प्ले टेक्स्ट एवरी 2 सेकेंड। ठीक है, ये दो बटन को अब मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग लेते हैं, उसको आईडी देते हैं, डेमो दे देते हैं, और एक और पी टैग लेते हैं, इसको आईडी देते हैं डेमो 2। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ, ठीक है। ये बटन के क्लिक पे एक फंक्शन बनाते हैं, तो ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल ऑन क्लिक, हैंडल आफ्टर ऑन क्लिक। ठीक है, फिर ये बटन को, इसको एक ऑन क्लिक देते हैं, और यहाँ पे करते हैं हैंडल एवरी ऑन क्लिक। ठीक है, अब ये फंक्शन बना के कुछ फायदा नहीं है, इसको कॉल करना पड़ेगा, और पहले तो कॉल करने का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। फिर हैंडल आफ्टर ऑन क्लिक के अंदर अपन क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन बनाना है बोल रहे हैं, तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हैंडल आफ्टर ऑन क्लिक, और इसको ब्रैकेट, और ये एक फंक्शन बन गया अपना, ये एक फंक्शन हैंडल एवरी ऑन क्लिक। ठीक है, ऊपर के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल लूंगा, नीचे के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल लूंगा। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक बार 5 सेकेंड के बाद, या चलो 15 सेकेंड करते हैं, 15 सेकेंड के बाद अगर मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है या फिर कुछ चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट यूज करने का। सेट टाइम आउट जो है, ये क्या करता है, ये देखो, टाइम हैंडलर यू मतलब एक फंक्शन, पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन लेता है, या फिर क्या हैंडल करना है वो लेता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्हें क्या करता है, टाइम आउट लेता है। टाइम आउट जो है वो मिली सेकेंड में लेता है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये क्या लेता है, फंक्शन लेता है,
तो या तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन लिखा कॉमा, जनरली ये जो सेकेंड वैल्यू लेता है कितने सेकेंड के बाद मेरे को ये फंक्शन रन करने का, कौन सा फंक्शन, ये एरो फंक्शन। सेट टाइम आउट क्या करता है, अभी यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड में वैल्यू लेता है, वो किस में लेता है वैल्यू, मिली सेकेंड में लिखता लेता है। 1000 मिली सेकेंड बोले तो एक सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड बोले तो एक सेकेंड, तो उन्हें एक सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद ये वाला जो ऊपर फंक्शन है जो कि एक एरो फंक्शन है, आफ्टर वन वन सेकेंड ये प्रिंट होगा। आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, ये प्रिंट होगा। कब प्रिंट होगा, हाँ, बटन के जब क्लिक के ऊपर डालेंगे तो एक सेकेंड के बाद, लेकिन मैं एक सेकेंड नहीं, मैं 15 सेकेंड करना है तो इसको 15 सेकेंड करना पड़ेगा। 15,000 मिली सेकेंड बोले तो 15 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आफ्टर 15 सेकेंड ये कंसोल डॉट लॉग भी करता हूँ और डॉक्यूमेंट document dot get element by id demo dot inner is equals to आई एम प्रिंटेड आफ्टर 15 सेकेंड। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पेज पे दिखा रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। मैंने रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल डॉट लॉग किया। अब मैं जैसी जिसके ऊपर क्लिक करूंगा तुरंत आएगा क्या, देखो मैंने इसके ऊपर अभी ये क्लिक किया, क्लिक किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हो गया 15 सेकेंड, हो गए होंगे ना 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड के बाद उन्होंने मेरे को प्रिंट करवाया। ठीक है, तुरंत हुआ क्या, 15 सेकेंड रुका। तो अगर तुमको कोई चीज कुछ देर बाद एग्जीक्यूट करवानी है या कुछ टाइम तक रुकने के बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना रहना है, तो अपन अभी ये सेट टाइम आउट के अंदर मैंने लिखा उसको एक अलग फंक्शन भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं एरो फंक्शन भी लिख सकता हूँ, या एरो अनोनिमस फंक्शन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 15 सेकेंड के बाद अपने पेज पे कुछ चीजें डिस्प्ले की। अगर मेरे को कुछ चेंजिंग डिस्प्ले करना है, मतलब मेरे को सेकेंड का काटा डिस्प्ले करना है, मतलब अपना टाइमर डिस्प्ले करना है, मतलब 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होता है, इन्हें भी पहला आर्ग्यूमेंट इन्हें क्या लेता है, फंक्शन लेता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्हें कितने सेकंड के बाद ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मैं बोल रहा हूँ एक एक सेकंड का टाइमर ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डेमो डेमो 2 को के डॉट इनर एचटीएमएल में क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को इसका लॉजिक लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ काउंट।
उसको क्या करता हूँ, 0 से इनिशियलाइज करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो हर बार ये इंटरवल जैसी रन होगा तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या होंगी, 1 से बढ़ेंगी, बराबर। काउंट प्लस प्लस मालूम ना तुम्हारा। अभी देखो, मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एवरी 2 सेकेंड नहीं है, एवरी 1 सेकेंड है, इस पे क्लिक करता हूँ। क्या हुआ, कांस्टेंट वेरिएबल है तो उसको प्लस प्लस नहीं कर सकते अपन, कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते क्या, तो एरर आ गया था। देखो 0 1 2 3, अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी दबा के रख देता हूँ, 7 8 9 10, ये हर 1 सेकेंड को मेरा काउंटर बढ़ रहा है। मैंने शायद 4 पे चालू किया था उसको, देखो आई एम प्रिंटेड आफ्टर 15 सेकेंड। और नीचे का क्या हो रहा है, टाइमर है, वो टाइमर है, टाइमर है, वो टाइमर क्या हो रहा है, बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है हर 1 सेकेंड को। अगर मेरे को हर 5 सेकेंड को बढ़ाना है तो मैं इसको 5 कर दूंगा, तो अब क्या होगा, ये डिस्प्ले एवरी टेक्स्ट एवरी 5 सेकेंड होगा, ये 5 सेकेंड पे 0 हुआ, फिर अभी दूसरे 5 सेकेंड होने के बाद उन्हें क्या होगा, 1 होगा, फिर 5 सेकेंड होने के बाद उन्हें क्या होगा, 2 होगा, फिर 5 सेकेंड, फिर 3। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कोई चीज रिपीटेडली करने का है तो मेरे को क्या यूज करना है, सेट इंटरवल यूज करना पड़ेगा। अब मैंने इसको 2 3 बार क्लिक कर दिया, अभी मैंने इसको 2 3 बार क्लिक कर दिया, तो अब क्या होगा कि मसले हो गए, क्योंकि वापस 0 हो रहा होने कब तो भी, फिर वापस 1 होगा, तो 1 हो गया, राइट। तो ये गलत हो रहा ना। अभी देखो 8 भी हुआ वो, 2 भी हुआ वो, 9 भी हुआ वो, 3 भी हुआ वो। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने 2 3 बार क्लिक कर दिया उसके ऊपर। तो 2 3 बार क्लिक करने से क्या हो रहा, कि 2 3 इंस्टेंस बन जा रहे हैं उसके, बराबर। 3 बार क्लिक किया मतलब 3 बार ये कॉल होगा, तो 3 अलग अलग सेट टाइम आउट चालू हो जाएंगे, बराबर। सही है क्या, नहीं है। 3 बार क्लिक करा तो 3 बार अलग अलग टाइमर चालू हो जाएंगे ना, वो तो फंक्शन है, उन्हें जितनी बार ये कॉल करेंगे उतनी बार उन्हें अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, और जितनी बार ये सेट इंटरवल एग्जीक्यूट होगा उतने उतने उसके इंस्टेंसेस बनेंगे, या उतनी बार उन्हें चालू करेगा। तो अब मेरा कोड जो है वो वियर्डली बिहेव कर रहा, कभी 18 प्रिंट कर रहा, कभी 12 प्रिंट कर रहा, कभी 19 प्रिंट कर रहा, कभी 13 प्रिंट कर रहा, मतलब 2 इंस्टेंसेस चालू है, समझ लो। अभी कितने चालू है, 2 इंस्टेंसेस चालू है अभी। तो इस तरीके से मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूं उतनी बार हो रहा हूं, तो हो रहा है। तो ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बराबर, गलत हो रहा है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इशू को सॉल्व कैसे करेंगे। जनरली ये इंटरव्यूअर ये पूछता है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंसलिंग टाइम आउट एंड कैंसलिंग द इंटरवल। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों को कोई भी टाइम आउट को स्टॉप करना है, तो अभी जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ कि ये 1 1 सेकेंड तक भागो, लेकिन मेरे को क्या करना है, 10 इंच तक भगाना है। समझ में आ रहा है, कितने तक भगाना है, 10 के आगे नहीं जाना है। तो अगर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लियर टाइम और करना पड़ेगा, बराबर।
तो अपन को अगर क्लियर टाइमर करना है तो अपन क्या करना पड़ता है, इसका कांस्टेंट टाइमर आईडी बोलकर लेने का, कुछ भी नाम कुछ भी दो तुम। तो ये जो सेट इंटरवल है ये एक आईडी वापस देता है। क्या देता है? पहले अपन कुछ उसका रिटर्न वैल्यू ले रहे नहीं थे, अब क्या कर रहे हैं अपन, उसका रिटर्न वैल्यू जो भी उन्हें सेट टाइम आउट सेट इंटरवल दे रहा है उसका रिटर्न वैल्यू किस में ले रहे हैं, कोई भी एक वेरिएबल में ले रहे हैं, टाइमर आईडी। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर एक सेट टाइम आउट लिखते हैं, सेट टाइम आउट लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद क्या करना है मेरे को, ये वाला जो है उसको उसको क्या कर देने का, स्टॉप कर देने का, मतलब उसको क्लियर कर देने का, उसको क्या करने का, क्लियर कर देने का। तो क्लियर टाइम आउट बोलकर एक क्लियर इंटरवल बोलकर एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सब फंक्शन इनबिल्ट है और इसके अंदर उन्हें क्या बोलता है कि आईडी दो। तो मैं क्या देता हूँ, ये टाइमर आईडी देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि अपना जो टाइमर है, अपना जो टाइमर है, अपना ये स्टार्ट किया टाइमर 01। यार क्या हुआ? अच्छा, मैं 1 सेकेंड में ही क्लियर कर दिया, इसको 10 सेकेंड में क्लियर कर दे। स्टार्ट टाइमर किया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, खत्म। 9 के आगे नहीं बढ़ा, 0 से चालू हो गया, 10 सेकेंड खत्म हो गए, रुक गया हूँ। क्यों रुका? क्योंकि अपने ने क्या किया, टाइमर को क्लियर किया। कब क्लियर किया? 10 सेकेंड के बाद क्लियर किया। अब मल्टीपल इंस्टेंसेस जो बन रहे हैं उसके, अगर उसको कुछ करना है तो तब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेट कर सकते हो टाइमर। और अभी यहाँ पर अपन क्या कर सकते, इफ कंडीशन लिख सकते हैं, या फिर इसको वैर करना पड़ेगा तुमको, इसको वैर करके क्योंकि ग्लोबली मिलना ना ये टाइमर। मल्टीपल टाइमर को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्लिक के ऊपर। इफ टाइमर आईडी है उसको, टाइमर आईडी तो मिलना मुश्किल है। खैर ये क्लियर का लॉजिक लिख सकते हो तुम। जितनी बार बटन क्लिक करोगे उतनी बार तो वो होगा ही, वो उसका नेचर है। अब मैंने 2 बार 3 बार क्लिक कर दिया, 3 बार क्लिक कर दिया मैंने, तो 3 इंस्टेंसेस चालू हो गए वो, राइट। तो अगर इसको अवॉइड कैसे करेंगे अभी सोचो। ऑन क्लिक क्लियर एग्जिस्टिंग टाइमर, लॉजिक लिखना है बस, और कुछ नहीं है। हम्म। उसने एक लॉजिक लिखा, उसने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर,
और उसने टाइम आउट बोल के जो है ये ग्लोबल वेरिएबल लिया। चेंज पे क्लिक कर रहा मैं तो हर 1 सेकेंड को ये चेंज हो रहा, वापस चेंज पे क्लिक करा मैंने तो नहीं, ये भी वियर्डली बिहेव कर रहा है। जितनी बार क्लिक करोगे उतने इंस्टेंस बन जाते हैं टाइमर के। वैसा तो टाइमर ना ऑन क्लिक पे बहुत रेयरली होता है। एक रीसेट, दो रीसेट, तीन रीसेट, कितने बार रीसेट पे क्लिक करूंगा? मैंने ये बोला था तुम लोग को कि ऐसा कर सकते। ये जो है टाइमर आईडी को ग्लोबली रख सकते हैं तो एक ही इंस्टेंस बनेगा। और ये लेट यहाँ से हटा सकते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपना ऑन क्लिक हुआ वैसे ही अपन बोलेंगे कि पहले इसको क्लियर करो, बाद में आगे बढ़ो। अभी मैंने एक बार क्लिक किया, 0 से चालू हुआ, वापस से क्लिक किया, वापस से 0 से चालू हुआ, पुराना वाला क्लियर हो गया। अब कितनी भी बार क्लिक करूं मैं तो एक ही इंस्टेंस चलेगा जो कि 0 से चालू होगा, क्योंकि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। करो सब लोग ये ट्राई करो। अल्लाह अकबर। तो इस तरीके से तुमको ट्रायल एंड एरर करके चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। सेट टाइम और सेट इंटरवल का कोड सब लोग प्रैक्टिस करो। मैंने ये एक इंटरवल बनाया जिसको 10 सेकेंड के बाद क्लियर कर दिया। वैसे ही अगर मेरे को टाइम आउट को क्लियर करने का है, मतलब मैंने भले ही ये टाइम आउट को मेरे को कुछ रीजन के वजह से रन नहीं करने का, समझ में आ रहा है? मैंने क्या कर दिया तो टाइम आउट आईडी बोल के लिया, और जैसा सेट इंटरवल रहता है वैसा क्लियर क्लियर टाइम आउट रहता है। जैसा क्लियर इंटरवल रहता है वैसा क्लियर टाइम आउट रहता है। अगर मैंने क्लियर टाइम आउट कर दिया तो क्या होगा? हाँ, क्लियर टाइम आउट क्या होगा? हाँ, किसकी सेकेंड की काउंटिंग प्रोसेस है? मैंने क्लियर टाइम आउट लिख दिया तो फिर से कैसा होगा? क्लियर बोले तो चलेगा नहीं ना, वो एक ही बार चलता है ना टाइम आउट।
टाइम आउट कितनी बार चलता? एक ही बार चलता। मैंने उसको चालू करा यहाँ पे, लेकिन तुरंत उसको क्लियर भी कर दिया, तो चलेगा क्या वो? समझ में आ रहा? तो अगर तुमको मतलब वो क्लियर टाइम आउट का कैसा रहता है कि कब यूज होता है, जैसे कि तुमने एक सर्वर पे एपीआई कॉल करे, समझ लो उसका रिजल्ट तुमको आया नहीं, 15 सेकेंड हो गए, तो तुम लोग क्या बोलेंगे? टाइम आउट हो गया बोलेंगे। फिर से नहीं, फिर से इंटरवल में होता, फिर से इंटरवल में होता, तो टाइम आउट में अपन क्या बोलेंगे कि एपीआई का टाइम आउट हो गया, बराबर। तो तुम क्या करेंगे, एक टाइमर चालू, सेट टाइम आउट चालू करेंगे और 15 सेकेंड तक रुकेंगे। अगर रिजल्ट आ गया, अगर रिजल्ट आ गया तो क्लियर कर देंगे ना उसको। अगर रिजल्ट आ गया तो अपन क्या करेंगे, उसको क्लियर कर, बराबर। तुमने एपीआई को कॉल कर दिया, सर्वर पे गई तुम्हारी रिक्वेस्ट, अब सर्वर घूम रहा डेटाबेस वगैरह को लाने को 15 सेकेंड हो गए कि यूजर खाली देख रहा कि डेटा आ रहा क्या नहीं आ रहा, नहीं चाहे, तो अपन क्या कर सकते कि वो टाइमर को अपन पहले अपन क्या कर सकते, 15 सेकेंड के बाद यूजर को ये मैसेज दिखा सकते कि बॉस 15 सेकेंड हो गए फिर भी सर्वर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तुमको। और अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स तुरंत 1 सेकेंड में आ जाता है तो अपने को टाइमर को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो 15 सेकेंड के बाद उन्हें गलत मैसेज दे देंगे ना यूजर को। समझ में आ रहा है? तो उस सिनेरियो में क्लियर टाइम आउट यूज होता है, यहां पर नहीं होता है। यहां पर अगर तुम ऐसा लिखोगे तो ये तुरंत क्या होने वाला है, चालू हो रहा टाइमर और यहीं पे खत्म, बंद हो जा रहा, तो टाइमर एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला है, बराबर। ये समझ रहा है क्या? तो खाली मैंने बताने के लिए कि क्लियर टाइम आउट जैसा है वैसी ही क्लियर इंटरवल जैसा है वैसी ही क्लियर टाइम आउट है। तुम लोग क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल अकॉर्डिंगली यूज कर सकते। 15 दिन पहले ही मेरे को एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि एक टाइमर स्टार्ट कर बोले, और 10 सेकेंड के बाद यही जो अभी अपन ने एग्जांपल दिए, 0 से 10 प्रिंट करना बोले सेट इंटरवल ने, और 10 के बाद रुक जाना बोले उन्होंने, या 9 के बाद रुक जाना बोले उसने। तो ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। वो तो मैंने डायरेक्ट ऐसा ऐसा जावा, सॉरी, एचटीएमएल में नहीं रखा था, बट तुम लोग लिख सकते हो जहां पर भी लिखना है तुमको। समझ में आ रहा है? सब लोग ट्राई करो ये, अपने अपने सिस्टम पर ये लिख के निकालो। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में सबको डिफरेंस पता है? सेट टाइम आउट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। सेट इंटरवल एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स। जब तक उसको क्लियर नहीं करते हो तब तक उन्हें रन होते रहेगा। अगर मैंने क्लियर टाइम आउट नहीं लिखा तो ये कब तक रन होगा, इनफिनाइट तक रहेगा वो, जब तक कोई ना कोई रीसेट नहीं करता। तो जनरली तुम्हारी जो स्टार्ट और स्टॉप वॉच रहती है ना, वो भी इसका काम करती है। मतलब तुम लोग इसको निकाल के तुम लोग इसको अच्छे से भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट बोलोगे यहाँ पर, और एक बोलोगे यहाँ पे ऊपर वाले को, टाइम आउट को कमेंट कर देता हूँ बटन को। ये जो तुम्हारा मोबाइल के अंदर तुम स्टॉप वॉच का जो एप्लीकेशन है, वो उसका जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है, ये ऐसा लिखा हुआ है, एक स्टार्ट बटन है, एक एक स्टॉप बटन है, एक स्टॉप बटन है, और
हैंडल स्टॉप करता हूँ, तो स्टॉप बटन पे क्या कर रहा हो? टाइमर मैं वो पुराना एग्जाम्पल तुमको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं उसको वैसे ही रखता हूँ पुराने एग्जाम्पल को। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना तुम्हारे पास? ठीक है, एक और एक एप्लीकेशन बनाते हैं, स्टॉप डैश वॉच। हाँ बोलो। तो आपने क्लियर इंटरव्यू में फंक्शन सेट टाइम आउट लगाया और अंदर क्लियर क्लियर इंटरव्यू लिखा अंदर क्या? ये सेट टाइम आउट। हाँ और उसके उसके अंदर से क्लियर इंटरव्यू बराबर ना, तो तेरे को लॉजिक नहीं समझा हो? तो फंक्शन सेट टाइम की जगह से इंटरवल होना चाहिए। सेट इंटरवल यहाँ पे है ना, अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या होता? ये मैं नहीं लिखता समझ ले, तो क्या होता? चलते जाते कब तक चलते जाता? इन्फिनाइटली चलते जाता हो, बराबर। इन्फिनाइटली चलते जाता। अब मेरे को 10 सेकंड के बाद रुकाने का है उसको, तो कैसा रुकाऊंगा? क्लियर इक्वल। एक तरीका ये है कि तुम काउंट चेक करो यहाँ पे, इफ एक तरीका ऐसा भी है, लॉजिक तुम कैसे भी लिख सकते हो, इफ काउंट ट्रिपल इक्वल टू 10, अगर वो काउंट 10 रहेगा तो क्लियर इंटरवल कर दे, बराबर। ये एक चीज हो सकती है, बराबर, यहाँ पे क्लियर इंटरवल कर दे, बराबर। ऐसे भी क्लियर कर सकते ना तुम। ये एक तरीका ये भी हो सकता है, या दूसरा तरीका, तुम जैसी इंटरवल चालू कर रहे हैं वैसी एक सेट टाइम आउट भी चालू कर दो। ये टाइम आउट भी क्या होगा? सिर्फ एक ही बार रन होगा। यहाँ पे इफ कंडीशन बार 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 10 बार चेक कर रहे हैं ना तुम। यहाँ पे क्या हो रहा? खाली एक ही बार टाइम आउट चालू कर दे रहे तुम, 10 सेकंड जैसी हो गए उन्हें खुद ही क्या कर देगा, फिर इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, ऊपर वाले टाइमर को क्लियर कर दे रहे, तो रुकेगा ना उन्हें, नहीं तो नहीं रुकेगा। या तो इफ कंडीशन डालो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पर नीचे उसको टाइम आउट के थ्रू क्लियर कर दो। तो अपन अभी स्टॉप वॉच बना रहे थे, समझ लो। इसका डिजाइन तुम लोग HTML में कैसे भी बनाओ। तो एक अपने पास बटन है स्टार्ट, ठीक, इसमें H1 लेता हूं मैं, और एक दूसरा बटन है स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप दो बटन बनाया मैंने, और एक मैं पी टैग लेता हूँ, इसको आईडी देते हैं, डेमो देते हैं, नाम दो, नाम कुछ भी दिए तो चलता है। और मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ एक। अब यहाँ पे ऑन ऑन क्लिक लिखेंगे अपन, स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक हुआ, स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक हुआ अपन क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, ऑन स्टार्ट क्लिक्ड, खुल के एक फंक्शन बनेंगे और एक क्लिक इवेंट लिखेंगे, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन स्टॉप क्लिक। स्टार्ट पे क्या करेंगे अपन, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बराबर। एक फंक्शन बनाया मैंने, तो
अगर मेरे को पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही इंटरवल चाहिए तो मैं पहले पहले तो अपने को क्या करने का, जैसे स्टार्ट हुआ तो सेट सेट इंटरवल लेने का है, बराबर। सेट इंटरवल ये हर एक सेकेंड का इंटरवल रहेगा ये, और एक सेकेंड के इंटरवल में डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बार बार भी क्यों करने का अपन ने, बराबर। तो थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के लिए बार बार कोई भी रन हो रहा है तो उसको एक ही बार रन होना। कांस्टेंट पैरा एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट मेरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको डेमो एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में ले लिया पैरा एलिमेंट। अब पैरा एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को मैं, अच्छा एक काउंट वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को काउंट स्टॉप वॉच डिस्प्ले करना है। तो एक कांस्टेंट काउंट पहले 0 रहेगा, फिर इसको मैं क्या करता हूँ काउंट प्लस प्लस यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हर एक सेकेंड को काउंटर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, लिखा क्या मैंने अभी स्टॉप तक। तो अगर वो क्लियर करने का है मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, हाँ क्लियर इंटरवल। क्या लगता क्लियर इंटरवल को, क्लियर इंटरवल को क्या लगता, हाँ क्लियर इंटरवल को आईडी लगता, कई का आईडी लगता, सेट इंटरवल का आईडी लगता कि कौन से इंटरवल को क्लियर करना है, कौन से इंटरवल को क्लियर करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे पहले सबसे ऊपर को, क्योंकि वो एक ही इंटरवल बार बार अपने को 10-10 इंटरवल क्लिक नहीं करने का है, भले ही बटन 2-2 3-3 बार यूजर दबा रहा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे अपन टाइमर आईडी बोलकर, ऊपर एक वेरिएबल लिया मैंने, और ये टाइमर आईडी को सेट इंटरवल जो भी सेट इंटरवल रिटर्न करेगा वो इस टाइमर आईडी वेरिएबल को के अंदर ले लेंगे। और अब अपन क्या करेंगे, ये जो स्टॉप फंक्शन है, ये जो स्टॉप फंक्शन स्टॉप ऑन क्लिक ऑफ स्टॉप, अपने को क्या करना है, अब ये जो टाइमर है इसको क्या करना है क्लियर। तो उसके लिए क्लियर इंटरवल बोल के फंक्शन है, और ये क्लियर इंटरवल के अंदर हम लोग ये जो टाइमर आईडी अपने को मिल रहा है वो टाइमर आईडी हम लोग इसको देंगे, तो मेरा इंटरवल क्लियर हो जाएगा। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। स्टॉप वॉच है, जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया क्या हुआ, क्या गलती है, वापस ये काउंट क्या है, कांस्टेंट बोले तो वो वैल्यू चेंज ही नहीं होती थी उसकी। स्टार्ट किया मैंने 0 1 2, बस अब स्टॉप कर देना है मेरे को। स्टॉप वॉच स्टॉप होगी तुम्हारी, समझ में आ रहा। अब वापस स्टार्ट करूंगा तो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से हो रही। अगर मेरे को 4 के आगे स्टार्ट करने का है तो, अगर मेरे को 4 के आगे ही स्टार्ट करने का है, 4 से आगे ही स्टार्ट करने का है, तो अगर मेरे को 4 के आगे ही स्टॉप करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये काउंटर वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल को बाहर लेके आना पड़ेगा। 0 से चालू होगा, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे क्लियर पे काउंटर को 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट चेंज होगी मेरी। अब क्या होगा, स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हो तो 0 1 2, अब स्टॉप पे क्लिक कर रहा हो तो, और वापस स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हो तो, नहीं 0 से, ठीक है ये यहाँ से निकाल देना है पड़ेगा, ठीक है सॉरी, क्लियर पे उसको 0 नहीं करना है। ये वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने स्टॉप किया,
2 3 4 सेकंड रुका, वापस स्टार्ट किया तो कहां से स्टार्ट हो रहा है वो, 30 से चालू हो, बराबर। तो ये स्टॉप करूंगा तो 9 पे अब एक और बटन लेना पड़ेगा अगर तुमको 0 से चालू करना है, तो एक रीसेट बटन लेने का। क्या लेने का? रीसेट बटन लेने का। एक रीसेट बटन पे क्या करेंगे तो, हाँ, रीसेट बटन पे क्या करेंगे, हाँ, काउंट काउंट इक्वल टू 0 भी करेंगे और टाइमर को भी क्लियर कर देंगे, दोनों भी काम करेंगे यहाँ पे, बराबर। ऑन रीसेट बटन पे हम लोग टाइमर तो क्लियर करेंगे, हमारा काउंट भी क्लियर कर देंगे हम लोग। तो अभी क्या हो गया देखो, 3 बटन आ गया मेरे पास। स्टार्ट किया मैंने तो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 चालू हो रहा है। इसको स्टॉप की जगह पॉज भी बोल सकते हो तुम। जैसे भी तुमको अभी स्टॉप हो गया, वापस स्टार्ट करा तो 9 से स्टार्ट हुआ, 10 हुआ, बाद में मैंने रीसेट कर दिया और फिर बाद में बाद में स्टार्ट किया तो 0 से चालू। रीसेट के क्लिक पे इनर एचटीएमएल को भी तुम लोगों ने, और ये इनर एचटीएमएल को भी बाहर ले लेना, एक ही बार करना है ना तुमने। इसको भी तुम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हो उसके, इसको भी बाहर ले सकते हो, और इसको भी तुम लोग क्या कर देना, रिसेट क्लिक पे क्या कर देने का, डॉट इनर एचटीएमएल को क्या कर देने का, क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल को क्या करेंगे, हाँ, अभी क्या हो रहा, हाँ, इनर एचटीएमएल को क्या करेंगे, अभी क्या हो रहा, स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, टाइमर स्टार्ट हो गया, स्टॉप पे क्लिक किया, 3 पे स्टॉप हो गया, वापस स्टार्ट पे क्लिक किया, 3 से चालू हुआ। अब मैं रीसेट पे क्लिक कर रहा तो क्या हुआ, खाली क्लियर हो गया, मेरे को समझा क्या क्लियर हुआ क्या, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, हाँ, 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 या तो ये इनर एचटीएमएल को 0 करो या फिर ब्लैंक कर दो, कुछ भी मत करो, जैसे था वैसा कर दो। अब क्या होगा, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो 0 से चालू होगा, स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो स्टॉप हो जाएगा, वापस स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा, अगर रीसेट पे क्लिक करेगा तो सब बंद हो जाएगा और डिस्प्ले भी पहले जैसा था वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये एक पूरा एप्लीकेशन बन गया तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में, स्टार्ट स्टॉप रीसेट। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, सेट टाइम और सेट इंटरवल कैसे क्लियर करते, कैसे करते, किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आया इसके अंदर, सब लोग ये प्रैक्टिस करो, सब लोग ये खत्म करो, ये इतना लिख के जाओ, ये पूरा स्टार्ट स्टॉप और रीसेट ये बना के जाओ। अब इसको अपन ने बाहर क्यों निकाला, बाहर क्यों निकाला अपन ने इसको, क्योंकि अपन ने कोई ये पैराम एलिमेंट यहाँ पे भी फंक्शन में यूज करने का था, इसलिए यहाँ पर भी अगर एक ही फंक्शन में यूज करने का रहता था तो अपन क्या रखते थे, हमेशा उसके अंदर ही डिक्लेयर करने का, उसके अंदर के स्कोप में ही डिक्लेयर करने का। जब वो वेरिएबल का काम ऊपर भी ये फंक्शन के अंदर भी है, ये फंक्शन में अंदर भी है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको बाहर ला लिया। ये काउंटर मैं यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दे रहा हूँ और क्लियर टाइम आउट या ऑन रीसेट को मैं 0 कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया, बाहर ला दिया। प्लस मेरे को ये काउंटर को ना जैसी ऑन क्लिक पे क्या हो रहा था, अगर मैं ये काउंटर वेरिएबल को इसके अंदर रख रहा था तो जब भी मैं क्लिक कर रहा था तो क्या हो रहा था, इन काउंटर वेरिएबल, जब भी क्लिक कर रहा था मैं तो वही क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। तो मेरे को उसको 0 करना नहीं था, मेरे को जहां पे रुका उन्हें उसके आगे ही चालू करना था, तब मैंने उसको ऊपर लिया, बराबर।
इसमें पॉज बटन लाओ तुम लोग, और पॉज बटन लाके अपने अकॉर्डिंग लॉजिक का इस्तेमाल करके चेंजेस करो। पॉज बटन लाओ और अपने लॉजिक के हिसाब से उसको चेंज कर दो। अलग अलग वेरिएबल्स ऊपर नीचे लगा कर देखो, उसके स्कोप्स को चेंज करके देखो। पॉज बटन भी डालो यहाँ पर, और तुम अपने हिसाब से तुम्हारा लॉजिक लिखो। तुम स्टॉप किसको बोलेंगे, पॉज किसको बोलेंगे, रीसेट किसको बोलेंगे। रीसेट और स्टॉप सेम ही है अपने पास यहाँ पर। इसको पॉज बटन बोल दो, नहीं तो स्टॉप को क्या करो, पॉज बटन बोल दो। अब करोगे तो स्टार्ट, पॉज, वापस से स्टार्ट, और रीसेट।
बता रहा है शरद तू लिख रहा क्या नहीं क्यों सब लोग प्रैक्टिस करो मैं गिटहब पे ये कमिट कर रहा हूँ वहां पर से देखकर भी लिख सकते हो किसी को कोई क्वेश्चन है किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पर ठीक है इसके आगे का कल देखेंगे